हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल। इससे पहले हमने सीखा था डिफरेंशियल, और इंटीग्रल और डिफरेंशियल दो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिनका वाइडली यूज होता है फिजिक्स में, डेरिवेशन में भी और न्यूमेरिकल्स में भी। तो डिफरेंशियल हम आपको बता चुके हैं, आज हम सीखेंगे इंटीग्रल, और उतना ही सीखेंगे जितना हमारे फिजिक्स में, डेरिवेशन में या न्यूमेरिकल में इसकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज 12th क्लास के मैथ्स में इसका अपने आप में काफ़ी वाइड डिस्क्रिप्शन है, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं जहां ये एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हम केवल अपने लायक ही सीखेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितना हमारे लिए एप्लीकेबल है। ओके, लेट स्टार्ट। तो इंटीग्रल जो है, इसका जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है इंटीग्रल का। ओके, लाइक दिस। चलिए, तो अगर हम सबसे पहले समझ लीजिए, दिस इज इंटीग्रल। ये सिंबल क्या करेगा? इंटीग्रल का dx। तो अब इसको पढ़िए, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो गया? इंटीग्रल, d को क्या बोलेंगे? विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। और जरूरी नहीं यहां हर बार आपको x ही मिले, यहां कुछ भी हो सकता है। तो यहां मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिख दूं t, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं यहां पे लिख दूं y, तो कैसे बोला जाएगा? इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y। यानी हम इंटीग्रल किसी भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में, t के, y के, v के, इंटीग्रल किसी के भी रिस्पेक्ट में किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया कि इसको रीड आउट कैसे करना है? इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y। जो भी यहां लिखा है उसको बोलेंगे। ओके, चलिए, तो इसमें जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला है हमारा फॉर्मूला, वो है इंटीग्रल x की पावर n dx। ये फॉर्मूला काफी यूज होने वाला है। इस फॉर्मूले को हम समझेंगे कि क्या है इंटीग्रल x की पावर n dx। तो समझ लीजिए, ये होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला। इंटीग्रल x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ये फॉर्मूला वाइडली यूज होने वाला है फिजिक्स के मोस्टली डेरिवेशन में। तो इसको आप अच्छी तरह से समझिए। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं इंटीग्रल x की पावर 3 dx, इसको बताइए क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे यहां x का काम क्या कर रहा है? 3। तो जब हम इंटीग्रल करते हैं तो n की पावर 1 बढ़ जाती है और वही चीज नीचे आती है। तो यहाँ क्या है? 3। तो यह हो जाएगा 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1, यानी x की पावर 4 ओवर 4। तो यानी जो भी पावर है वो 1 बढ़ जाएगा और वही कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ओके, चलिए, अगर हम आपसे कहें इंटीग्रल x की पावर 7 dx, तो आप बोलेंगे x की पावर 8 अपॉन 8। अब तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो गया, एक पावर बढ़ जाती है और वही चीज नीचे आ जाती है। ओके, अगर हम आपसे कहें इंटीग्रल x की पावर -2 dx, जरूरी नहीं कि पावर हमेशा प्लस में ही हो, माइनस में भी होती है। तो कुछ नहीं, देखिए जो भी पावर है उसमें 1 बढ़ जाएगा और यही चीज नीचे लिखी जाएगी। तो ये हो जाएगा x की पावर -1 ओवर -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। आपको मालूम है 7th क्लास में सिखाया जाता है एक्सपोनेंट,
तो पावर अगर माइनस में है तो नीचे जाके वो क्या हो जाती है, प्लस में। तो ये आपको समझ में आ गया? ओके। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, इंटीग्रल x की पावर dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 ओवर। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको रब कर दें, ओके, अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रल x की पावर 4 dx, इसको सॉल्व कीजिए, तो आप बोलेंगे x की पावर 5 ओवर 5। ठीक है, समझ आ गया? लेकिन जरूरी नहीं यही हो। अगर मैं बोलूं इंटीग्रल t की पावर 4 dt, जरूरी नहीं है कि जो हमेशा x ही मिले। अगर मैं ये बोलूं इंटीग्रल t की पावर 4 dt, तो आप बोलेंगे t की पावर 5 ओवर 5। अगर मैं बोलूं इंटीग्रल y की पावर 4 dy, तो आप बोलेंगे y की पावर 5 ओवर 5। ये बात समझ में आ गई? जरूरी नहीं है हमेशा x से मिले, t भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ओके, चलिए अगर मैं बोलूं इंटीग्रल v स्क्वायर dv, इसको करिए, तो आप बोलेंगे v क्यूब ओवर 3। यानी बात आपको समझ में आ गई है। बस आपको यह याद रखना है कि इंटीग्रल करते वक्त क्या होगा, मान लीजिए किसी की पावर कुछ मिलती है, तो आप क्या करेंगे, जब उसका इंटीग्रल आपसे कहा जाएगा तो पावर को एक बढ़ा देंगे और वही चीज नीचे लिखेंगे। ठीक है, वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, v भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? लेकिन ये ध्यान दीजिए, अगर dx है तो इंटीग्रल x का ही होगा, अगर dt है तो इंटीग्रल t का ही होगा, dy है तो इंटीग्रल y का ही होगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं ऐसा लिख दूं x स्क्वायर dy, अब कीजिए, आया ना थोड़ा डिफरेंट, x स्क्वायर dy। अगर यहां पर x होता x स्क्वायर dx, तो आप इसको 2 मिनट में कर देते, आप लिखते x क्यूब ओवर 3। लेकिन अब अगर मैं इस x की जगह y लिख देता हूं, तो आप पजल्ड हो जाएंगे कि भाई हम क्या करें। तो देखिए क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, y के, और यहां क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर। तो बेटा इसको समझ लीजिए, x स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा dy। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए अगर मैं ऐसे लिखूं t dx, अब बताइए क्या करेंगे। तो आप कहेंगे कि डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिफरेंशियल हो रहा है वो माइनस टेक, इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के। देखिए जिसके साथ d लग जाए उसी के रिस्पेक्ट में माना जाता है। तो इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां पर क्या है, t। ठीक है, अगर यहां पर x होता तो आप इसको 2 मिनट में लिख देते x स्क्वायर बाय 2, राइट? या फिर यहां t है और यहां भी t होता तो आप लिख देते t स्क्वायर बाय 2। लेकिन यहां t है और यहां dx है, तो फिर कैसा होगा बताइए? तब ये t बाहर आ जाएगा और केवल इंटीग्रल dx रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए अगर मैं लिखता हूं x 5 dx, जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर x की पावर 6 ओवर 6। लेकिन अगर मैं लिखूं x की पावर 5 dy, अब बताइए। तो आप कहेंगे चूंकि dy है तो x की पावर 5 बाहर आ जाएगा, केवल dy बचेगा। आगे समझो? चलिए दोबारा से देखते हैं, ये चीज सीख जाइए आप फटाफट। मान लीजिए मैं लिखता हूं t की पावर 3 dt, तो आप एकदम कहेंगे ये आ जाएगा t की पावर 4 ओवर 4। t का इंटीग्रल t की पावर 3 का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं t3
dx। अब बताइए, तो आप कहेंगे t की पावर 3 बाहर आ जाएगा, dx बचेगा। और अगर ये होता x क्यूब dt, तो अब x क्यूब बाहर आ जाता और इंटीग्रल dt हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, ये बेटा काफी यूज होगी, ठीक है, रटी हुई होनी चाहिए। इंटीग्रल dx, देखिए कुछ नहीं है, सीधा क्या है, इंटीग्रल dx। तो बच्चों ये होगा x के बराबर, इंटीग्रल और ये d एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, इंटीग्रल dy बताइए क्या होगा, y के बराबर। इंटीग्रल dt बताइए क्या होगा, आप एकदम कहेंगे सर t के बराबर। इंटीग्रल dv किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे v के बराबर। बात समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड, ये काफी यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए अब सवाल देखते हैं। मैं लिखता हूं इंटीग्रल x स्क्वायर dx। चलिए इसको करिए, इंटीग्रल x स्क्वायर dx। आप कहेंगे फटाफट सर ये तो हो जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब ओवर 3, ठीक। ओके, अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, x स्क्वायर dy। अब बताइए, अब आप कहेंगे सर अभी आपने सिखाया है कि ये चूंकि यहां d के साथ क्या है y और यहां क्या है x स्क्वायर, तो इसका तो इंटीग्रल नहीं होगा। तो जिसका इंटीग्रल नहीं होगा वो कहां जाता है, बाहर, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। हाँ, अगर देखिए x स्क्वायर dx फटाफट इंटीग्रल हो गया x की पावर n के फॉर्मूले से, लेकिन यहां क्या है इंटीग्रल x स्क्वायर dy, तो अब इसका इंटीग्रल नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा, x स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा, इंटीग्रल dy। ओके, x स्क्वायर एज इट इज। अभी बताइए, थोड़ी देर पहले अभी बिल्कुल अभी सिखाया, इंटीग्रल dx x, इंटीग्रल dy y, इंटीग्रल dt t। तो बताइए ये इंटीग्रल dx इंटीग्रल dy क्या होगा, आप कहेंगे इंटीग्रल dy y के बराबर। सॉल्व हो गया, ठीक। चलिए, तो ये आपको, वैसे तो इंटीग्रल का अपने आप में बहुत ही वाइड रेंज है, नियर अबाउट कम से कम लॉट ऑफ, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलेज, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इंटीग्रल के। लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वही उसको डीपली पढ़ेंगे जब वे 12th क्लास में जाते हैं, उनका अपना अपना पूरा चैप्टर आता है। लेकिन जो बच्चे मेडिकल फील्ड के लिए होते हैं उनको तो केवल अपने काम के लिए जितना हमारा यूजेबल है उतना ही मैं बता दो, तो केवल यही यूज होता है, ठीक है। अगर आप इतना ही इंटीग्रल सीख जाएं, क्योंकि फिजिक्स के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में इतना ही काम आने वाला है। ओके, हाँ, एक थोड़ा सा एक और यूज होता है, उसको आप सीख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। इंटीग्रल 1/x dx, देखिए इस चीज को, ठीक है, इंटीग्रल 1/x dx, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे, इंटीग्रल dx ओवर x। बात तो वही पड़ गई, तो रट लीजिए, ये होता है log x के बराबर। अगर मैं आपको कहूं इंटीग्रल dy ओवर y, इसको बताइए, तो आप बोलेंगे log y। इंटीग्रल dt ओवर t, आप बोलेंगे log t। इंटीग्रल dv ओवर v, log v। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, केवल दो ही फॉर्मूले। तो क्या ये चीज समझ में आ गई? ओके, तो ये था इंटीग्रल। अब इसमें इंटीग्रल में एक चीज और होती है, वो हम सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ये आपको आना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा समझिए। लेट्स से, एंड इट इज, लेट मी टेल यू, क्वाइट इजी, बहुत ही इजी है, ठीक। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम इंटीग्रल में सीखने जा रहे हैं
अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या होती है। तो देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, इंटीग्रल x स्क्वायर dx, इस सवाल को बताइए। आप एकदम कहेंगे सर ये हमें आता है, x की पावर n, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा x की पावर 3/3। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। देखिए, आपको सवाल मिला इंटीग्रल x स्क्वायर dx, इसको सॉल्व कीजिए तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा x³/3, क्योंकि इंटीग्रल में क्या होता है, पावर एक बढ़ जाती है और वही चीज नीचे आती है। लेकिन अगर मैं यहां कुछ लिख दूं, जैसे मैं यहां लिखता हूं 1 और यहां मैं क्या लिख दूं 3, तो इंटीग्रल के नीचे जो लिखा जाएगा वो कहलाएगा लोअर लिमिट। नीचे लोअर यानी नीचे, जो नीचे लिखा जाएगा इंटीग्रल के वो कहलाएगा लोअर लिमिट, और इंटीग्रल के ऊपर जो भी लिखा जाएगा वो कहलाएगा अपर लिमिट। क्या ये बात समझ में आ गई? और जरूरी नहीं ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमेशा नंबर हो, ये अल्फाबेट भी हो सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं, अभी बताएंगे। तो अगर हमारा सवाल होता इंटीग्रल x स्क्वायर dx, तो ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन, सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर लिमिट लगा दूं 1 और यहां लिख दूं 3, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो आप इसका इंटीग्रल करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा के, ठीक है, आंसर को ब्रैकेट में करके यहां लिखेंगे लोअर लिमिट और यहां लिखेंगे अपर लिमिट। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है समझिए। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, x³/3, तो आप क्या कीजिए, x की जगह अपर लिमिट रखिए, यानी 3/3/3। समझ में आ गया? और एक बार x की जगह क्या लिखिए 1, यानी 1/3। देखिए समझ में आया आपने क्या किया? एक बार x की जगह क्या लिखा, अपर लिमिट, तो ये एक्सप्रेशन बन गया, और एक बार x की जगह आपने क्या लिखा 1, तो ये एक्सप्रेशन बना, और दोनों के बीच में क्या लगा दीजिए माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पूरे एक्सप्रेशन में एक बार अपर लिमिट लिखेंगे, पूरे एक्सप्रेशन में एक बार लोअर लिमिट लिखेंगे, और बीच में क्या लगा देंगे माइनस, तो ये आपका बन जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 27, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 9 आ जाएगा पूरा सॉल्व करके, माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/3। ठीक है, ये तो सिंपल सा अलजेब्रा हो गया, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 26/3। तो वो इतना मायने नहीं था, मेन बात मुझे आपको सिखाना था अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एप्लीकेशन कैसे होगा। चलिए एक चीज और सीख लेते हैं, लेट डू वन मोर टाइम। मान लीजिए आपके पास है t की पावर -2 dt। चलिए t की पावर -2 dt, और मैंने लोअर लिमिट ले लिया है a और अपर लिमिट ले लिया है b। इस सवाल को कैसे करेंगे तो देख लीजिए। आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है इंटीग्रल x की पावर n इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 ओवर n+1। यानी जब भी हम पावर का इंटीग्रल करते हैं तो पावर एक बढ़ जाती है और उतनी नीचे। तो यहां t की पावर क्या है -2, तो ये हो जाएगा t की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1। तो ये तो हमने सिंपल इंटीग्रल कर दिया। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, t की पावर -1 ओवर -1, और ये आ जाएगा -1 ओवर t। तो ये तो मान लीजिए अगर मैं लिमिट ना लिखूं तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देता हूं तो अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिया
लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये लिखा। बस अगर लिमिट है तो जो भी आपका आंसर है उसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और क्या कर दीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए। अब आगे क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया है, एक बार इसकी जगह ये लिखेंगे, यहां हमारा वेरिएबल कौन है, टी है, तो टी की जगह एक बार क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, और फिर एक बार टी की जगह क्या लिख देंगे, लोअर लिमिट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां हमारे पास आएगा, ये है माइनस का 1/t, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 1/b, और एक बार हम क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 1/a। ओके, तो एक बार हमने अपर लिमिट की वैल्यू रखी और एक बार हमने लोअर लिमिट की वैल्यू रखी, तो अपर लिमिट माइनस का 1/b आ जाएगा और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का 1/a आ जाएगा, और बीच में क्या लगा देते हैं,